एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका। सो क्रोमैटोग्राफी वाज अ सेपरेशन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते थे। और ये सबसे पहले किसने परफॉर्म किया था? इसका जवाब आप में से अगर कोई दे तो। माइकल। यस, माइकल स्वेट। यस यस मैम, माइकल स्वेट। आप में से कोई ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लास्ट क्लास में एब्सेंट थे? यस मैम, मैं। ओके ओके। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जिससे कि जिसकी फर्स्ट क्लास है उसको भी थोड़ा बहुत समझ आ जाए। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? मेनली ये एक सेपरेशन टेक्निक होती है। सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है एंड इसमें 3 कंपाउंड्स हैं, ए, बी और सी, यानी कि ए बी सी से मिलकर ये मिक्सचर बना है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ए बी सी को अलग अलग ऑब्जर्व कर लें या अलग अलग सेपरेट कर लें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोमैटोग्राफी टेक्निक। एंड ये सबसे पहले परफॉर्म करी थी माइकल स्यूट ने। ठीक है, आपको शायद से इसके नोट्स पे मिल जाएंगे, उनमें लिखा होगा कि माइकल स्यूट ने क्या किया था। एक प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया था एंड उसको एक कॉलम में पास करा था। कॉलम यानी कि एक ब्यूरेट टाइप का, जैसे आपने टाइट्रेशन करते हुए ब्यूरेट यूज करी होगी ना, कॉलम उससे सिमिलर होता है। मैं आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ कॉलम। कॉलम एक्चुअल में क्या होता है? एक हॉलो ट्यूब होती है जिसके नीचे एक छोटी सी टैप लगी होती है। इस हॉलो ट्यूब में पैक होता है आपका स्टेशनरी फेज, जो आप पहले से पैक करके रखते हो। देन आप क्या करते हो? आप थोड़ा सा अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करते हो, यानी कि मिक्सचर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, एंड उसी के साथ आप इंट्रोड्यूस करते हो कॉलम में मोबाइल फेज। मोबाइल फेज एक तरह का लिक्विड होता है जो कि हेल्प करता है मिक्सचर को स्टेशनरी फेज में मूव करने के लिए। ये स्टेशनरी फेज एक्चुअली कुछ सॉलिड होता है, जो कि सॉलिड के छोटे छोटे से पार्टिकल्स टाइटली हम कॉलम के अंदर पैक कर देते हैं। एंड छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस भी होगा। उसी स्पेस से होके जाता है आपका मिक्सचर और आपका मोबाइल फेज। देन इसके बाद क्या होता है? ये जो आपको इमेज दिख रही है, थर्ड वाली, इसमें आपको 3 तरह के बैंड्स दिख रहे होंगे। 3 नहीं तो 2 तो आपको विजिबल होंगे, ग्रीन, समवट ऑरेंज एंड पिंक। तो मिक्सचर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स थे, ए बी और सी, विच वर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, वो ऐसे बैंड्स के रूप में अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी, नॉट कॉलम क्रोमैटोग्राफी। दिस इज कॉल्ड chromatography. Mainly, chroma means color and graphy means to study or to observe. सो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता था? क्रोमैटोग्राफी में हम सेपरेशन परफॉर्म करते थे कलर के बेसिस पे, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमैटोग्राफी। बट अब टाइम के साथ साथ बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ चुके हैं क्रोमैटोग्राफी में, बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। तो अब ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कलर के बेसिस पे नहीं होता, बहुत सारे अलग फैक्टर्स आ गए हैं। बट हाँ, समझने के पर्पज से हमने ये वाला एग्जाम्पल दिया है माइकल स्वेट का, जिसने कि कॉलम के अंदर क्रोमैटोग्राफी परफॉर्म करी थी। क्लियर अनामिका? एनी डाउट्स? यस मैम। तो इसके बाद हमने कुछ क्लासिफिकेशंस डिस्कस करी थी क्रोमैटोग्राफी की, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ बेड शेप, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, नॉर्मल फेज, मोबाइल फेज। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी? हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना? मैम, जिसमें सॉलिड जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है, और सेकंड फेज जो होता है वो पोलर होता है।
स्टेशनरी फेज पोलर होता है एंड मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है। वन मोर थिंग अनामिका, आपके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि क्रोमैटोग्राफी में हमारे 2 फेजेस होते हैं, एक होता है हमारा स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज, मोबाइल मतलब मूविंग, मतलब ये हमेशा मूव करता रहेगा, और स्टेशनरी फेज यानी कि जो स्टेशनरी रहता है, जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, इसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो वो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करी थी। क्रोमैटोग्राफी 2 टाइप की होती है, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज। नॉर्मल फेज में अभी अभी जैसे बताया एक स्टूडेंट ने कि आपका जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर रहेगा और मोबाइल फेज नॉन पोलर रहेगा। एंड रिवर्स फेज में इसका उल्टा हो जाता है, इसमें आपका स्टेशनरी फेज रहता है नॉन पोलर और मोबाइल फेज रहता है पोलर। So this is the basic of chromatography. तो हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी, एक क्लासिफिकेशन थी उसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, उसी को आज हम थोड़ा सा उसमें एडिशनल पॉइंट्स ऐड करके उसको आज दोबारा स्टडी करेंगे। So this is the classification of chromatography on the basis of principle. इसमें हमने लास्ट टाइम 5 तरह की क्रोमैटोग्राफी स्टडी करी थी, बस हमने नाम ही उसका देखा था, अंदर का कुछ डिस्कस नहीं किया था। फर्स्ट वन वाज एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, सेकेंड वन वाज पार्टीशन, थर्ड वन वाज साइज एक्सक्लूजन, फोर्थ वन वाज आयन एक्सचेंज एंड फिफ्थ वन वाज एफिनिटी। तो आज हम इन्हें एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है एड्सॉर्प्शन, लास्ट क्लास में भी हमने डिफरेंस डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? ये एक सरफेस फिनोमेना होता है, सबको पता है ऑलरेडी। तो एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में क्या होगा, जो हमारा सैंपल है वो स्टेशनरी फेस के सरफेस पे एडसॉर्ब होगा और सरफेस पे कलर देगा। ओके, सो इसमें क्या होता है, एनालाइट या सैंपल इज एडसॉर्ब्ड on the surface of stationary phase। एंड इसमें क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है हमारा वो सॉलिड होता है एंड मोबाइल फेज हमारा लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। टिपिकल एग्जांपल्स एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के कोई बताना चाहेगा? It is thin layer chromatography। इसमें आपको याद क्या रखना है कि एक तो इसका एग्जाम्पल, इसका टिपिकल एग्जाम्पल, एंड इसमें स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड रहता है, मोबाइल फेज आपका लिक्विड और गैस हो सकता है। देन कम्स पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज आपका रहता है लिक्विड एंड जो मोबाइल फेज है आपका वो हो सकता है लिक्विड या फिर गैस। अगर आपका मोबाइल फेज लिक्विड है then it will be called liquid chromato, sorry, अगर आपका स्टेशनरी फेज लिक्विड है then it will be called liquid chromatography। एंड अगर आपका स्टेशनरी फेज, सॉरी ये मोबाइल फेज ही है, अगर मोबाइल फेज लिक्विड है तो ये लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है।
और अगर मोबाइल फेज आपका गैस है देन इट विल बी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड वन मोर थिंग, आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि स्टेशनरी फेज लिक्विड कैसे हुआ। तो मेनली इसमें क्या होता है, एक इनर्ट सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी एक इनर्ट मटेरियल के ऊपर हम लिक्विड की कोटिंग कर देते हैं, यानी कि हमारे स्टेशनरी फेज की हम कोटिंग कर देते हैं। दैट्स वाई जो आपका स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एंड दिस इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एंड इसका टिपिकल एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर थोड़ा सा अंदर का डिटेल बताऊं तो उसमें हम एक पेपर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर, एंड दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा सेल्यूलोस। वॉटमैन फिल्टर पेपर मेड ऑफ अल्फा सेल्यूलोस। एंड जो अल्फा सेल्यूलोस होता है इसमें आपका अप टू 20% वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आपका वॉटमैन फिल्टर पेपर है उसमें 20% मॉइस्चर या ये बोल लो 20% वाटर प्रेजेंट होता है। एंड ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एट द सरफेस ऑफ द पेपर। यानी कि जैसे आपका ये वॉटमैन फिल्टर पेपर है तो इसके सरफेस पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और यही वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट करेंगे एज अ स्टेशनरी फेज। जब आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करोगे तो यही वाटर मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज की तरह काम करेंगे। दैट्स व्हाई पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा जा चुका है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में और पार्टीशन में। बट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड रहता है, एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, लिक्विड। दैट्स व्हाई पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा होगा, आयन एक्सचेंज मतलब इस तरह की क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, आयंस का सेपरेशन होगा। So this is for the separation of ionic compounds. एंड इसमें जो हम स्टेशनरी फेज यूज करते हैं दैट इज एन आयन एक्सचेंज रेजिन। एंड मोबाइल फेज इसमें आपका ज्यादातर लिक्विड होता है, मेनली आप इसमें बफर्स यूज करते हो। मेनली इसका मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन क्या होता है कि एक आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है इनसाइड द कॉलम। एंड इट इज द प्रिफर्ड मेथड, यानी कि इट इज अ मेथड ऑफ चॉइस फॉर द सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। This is important. एंड अगर इसका एक डायग्राम दिखाऊं अगर आपको, तो इट इज लाइक दिस। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आपका कॉलम है,
दिस इज योर कॉलम, एंड ये जो आपके सरफेस पे लगा है ये स्टेशनरी फेज है। तो स्टेशनरी फेज जो है वो चार्ज है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज एज यू कैन सी। अब जैसे भी कोई भी आप सैंपल लोड करोगे इसमें, उसमें जो भी नेगेटिव चार्ज वाली केमिकल कंपाउंड्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स। एंड बाकी जो फालतू के केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो कि हमें नहीं चाहिए, वो नीचे की तरफ निकल जाएंगे। देन लेटर ऑन इन्हें सेपरेट करने के लिए हम बफर का यूज करेंगे, जो कि इन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड फिर हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो डिटेल है वो आपके जीपैट के लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम अपनी क्लासेस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मेनली बस आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर द सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, एंड इसमें जो हम स्टेशनरी फेज यूज करते हैं वो एक आयन एक्सचेंज रेजिन होता है, एंड द मोबाइल फेज इज बफर। एनी डाउट्स? Then the fourth principle is size exclusion chromatography. As the name suggests, size exclusion यानी कि साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है। एंड इसमें जो आप स्टेशनरी फेज यूज करते हो वो एक पॉलीमरिक सब्सटेंस होता है, एंड जैसे आपने सीव देखी होगी ना, आपने लैब में भी कभी यूज करी होगी, नहीं तो घर पे जिससे आप चाय छानते हो उसमें क्या होता है, जो आपके लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही टिक जाते हैं, बाकी स्मॉलर वाले सब नीचे चले जाते हैं। तो वही सीव लाइक एक्शन परफॉर्म होता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में। एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स कॉलम से नीचे चले जाएंगे, बाकी ऊपर रह जाएंगे। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो है पॉलीमरिक सब्सटेंस containing numerous pores of molecular dimension. एंड मोबाइल फेज इसमें लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी आपके जीपैट के सिलेबस में नहीं दी हुई है, तो इसको भी हम आगे डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। देन कम्स, एंड इसकी एक एप्लीकेशन होती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की, विच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। It is used for the separation of macromolecules of biological origin. And it is also used for the purification of synthetic organic molecules. And the last one is affinity chromatography. Affinity का मतलब क्या होता है? Attraction. So mainly इसमें हम कुछ ऐसे कंपाउंड सेपरेट करते हैं जिनमें ऑलरेडी अट्रैक्शन होता है, जैसे कि AG AB कॉम्प्लेक्सेस।
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, इनमें ऑलरेडी अट्रैक्शन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कॉलम लेते हैं और स्टेशनरी फेज पे। मैम, हाँ जी मैम एप्लीकेशन नहीं समझ में आया, सेकंड सेकंड वाला। तो एप्लीकेशन आपको इसकी समझ नहीं आई, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की। देखो यस मैम। इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, यानी कि जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं विच आर फाउंड इन दी बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि इन दी लिविंग बॉडी, वो आप इससे सेपरेट कर सकते हो। बिकॉज प्रोटीन्स का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो अगर आप कोई ऐसा यस। सैंपल इंट्रोड्यूस कर रहे हो कॉलम में जो कि एक मिक्सचर है जिसमें प्रोटीन्स भी हैं और दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं, तो आपके जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो तो नीचे निकल जाएंगे कॉलम से, एंड जो लार्ज वाला है जैसे कि प्रोटीन है वो कॉलम में रह जाएगा, उसको आप बाद में सेपरेट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो क्या होता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंथेटिक मतलब जो हमने लैब में बनाए हैं खुद से, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको पता ही है, लैब में हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करते हैं। तो जब सिंथेसिस होती है तो कुछ इम्प्यूरिटीज भी आ जाती हैं सिंथेसिस में, या कुछ ऐसे अनडिजायरेबल कंपाउंड्स भी हो जाते हैं। तो जब भी हमें अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि हमने सिंथेसाइज करे हैं उनको प्यूरिफाई करना होता है, तो भी हम हेल्प लेते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की। जैसे हमें पता है कि हमें हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यानी कि उसका साइज कितना है, तो उसके बेसिस पे स्टेशनरी फेज सिलेक्ट करके हम अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो उसमें फालतू की चीज़ें हैं, इम्प्यूरिटीज़ हैं, ये वो सब चीज़ें हट जाएंगी और जो आपका रह जाएगा दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लियर? यस मैम। Then we were discussing affinity chromatography. Affinity means attraction, यानी कि जो सेपरेशन है वो अट्रैक्शन के बेसिस पे होगा। एंड इसका एग्जाम्पल लाइक इसको हम किस लिए यूज करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस सेपरेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सपोज आपको एंटीबॉडी सेपरेट करनी है, तो जो आप स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हो इसमें ऑलरेडी आपका एंटीजन अटैच है। ओके, एजी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे अगर आपको दिख ना रहा हो तो। नाउ आपने एक सैंपल इंट्रोड्यूस किया जो कि एक बायोलॉजिकल सैंपल है, यानी कि जैसे कि ब्लड, प्लाज्मा, कुछ भी हो सकता है, एंड उसमें आपकी एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है जो कि आपको सेपरेट करनी है। सो व्हाट विल हैपन, सैंपल इंट्रोड्यूस करने के बाद एंटीबॉडी स्टिक हो जाएगी एंटीजन से, एंड बाकी का जो फालतू का मटेरियल है वो नीचे चला जाएगा, वो कॉलम से पास हो जाएगा। देन जब हमें इस एंटीबॉडी को सेपरेट करना होगा तो हम बफर का यूज करेंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एंटीबॉडी का और बॉन्ड टूट जाएगा, और फिर बफर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारे पास नीचे आएगा, जो कॉलम से नीचे लिक्विड आएगा, दैट विल contain antibody. So in this way you can separate antigen antibody complexes, and इसकी main application यही है, it is used for the antigen antibody complex separation. Any doubts? Okay, let's move forward. So this was the classification of chromatography on the basis of principle. एंड इससे आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह देखोगे तो उससे इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। नाउ जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसिड बेस थ्योरीज होती हैं। हाँ जी मैम, आपने जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस 5-7 डिस्कस किए थे, तो वो कहाँ हम देख पाएंगे, या फिर जो आप अभी बोले लास्ट ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो वो कहाँ हम मतलब देख सकते हैं?
देखो एक बुक होती है इनामदार, नज़मा इनामदार, ओके, इनामदार ही बोलते हैं उसको। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और आपको अलग अलग लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे स्यूटिक्स का अलग सेक्शन है, उसमें स्यूटिक्स के क्वेश्चंस का, और एनालिसिस के क्वेश्चन का अलग सेक्शन है, इकोलॉजी के क्वेश्चन का अलग सेक्शन है। तो अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप इनामदार बुक ले सकते हो, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आई वाज मैं ये बोल रही थी कि आपने केमिस्ट्री में भी काफ़ी तरह की थ्योरीज पढ़ी होंगी, एसिड बेस वगैरह की, लुईस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये सब, ओके। तो ऐसे ही क्रोमेटोग्राफी की भी कुछ थ्योरीज होती हैं। मेनली थ्योरीज क्यों बनाई जाती हैं? ताकि हम किसी फिनोमेना को समझ सकें। सो थ्योरीज क्रोमेटोग्राफी में भी हैं, उसको उस पर जंप करने से पहले हम एक बार पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन तो यहाँ पे टू टर्म्स हैं, तो है गॉसियन कर्व और एक है क्रोमेटोग्राफिक पीक। पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं ताकि हमें आगे का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। सो क्रोमेटोग्राफिक पीक क्या होता है? देखो हमने एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट क्लास में माइकल स्वेट के द्वारा परफॉर्म करी गई क्रोमेटोग्राफी का, जो कि एक कॉलम के अंदर परफॉर्म हुई थी। होता क्या है, जैसे जैसे टाइम के साथ बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिटेक्ट करना था साइंटिस्ट ने कि एक्चुअल में जो कॉलम से बाहर निकल रहा है वो है क्या, और उसको डिटेक्ट कैसे करें। तो उन्होंने कॉलम के बाद लगा दिया डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर का क्या काम है कि जो भी आपका एल्यूवेंट, एल्यूवेंट मीन्स जो कॉलम से बाहर निकल के आ रहा है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एल्यूवेंट कॉलम से निकल के सीधा जाता है डिटेक्टर में और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। देन देयर कम्स रिकॉर्डर। अब डिटेक्टर ने रिकॉर्ड तो कर लिया बट उसको शो भी तो करना है ना, हम कैसे देखेंगे कि क्या आया है? तो उसका काम करता है रिकॉर्डर, जो कि डिटेक्टर से रीडिंग्स लेके हमें रीडिंग्स दिखाता है। अब क्रोमेटोग्राफी की जो रीडिंग्स होती हैं वो एक पीक के फॉर्म में होती हैं। इज समथिंग लाइक दिस। सपोज आई हैव अ मिक्सचर M, ओके, एंड इसमें मेरे 3 कंपाउंड हैं A B C। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस पूरा परफॉर्म हो गया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया। अब हमारे पास इन दी एंड एक क्रोमेटोग्राम आता है। इस क्रोमेटोग्राम में क्या होता है, A, B और C की क्रोमेटोग्राफिक पीक्स होती हैं। जैसे मान लो A सबसे पहले इल्यूट हुआ, ये A है, ये B है और ये C है। तो सबसे पहले A एल्यूट हुआ, यानी कि A सबसे पहले कॉलम से बाहर निकल के डिटेक्टर के पास पहुंचा, तो सबसे पहले A की पीक आएगी। देन कुछ टाइम बाद B पहुंचा, ये वाला, तो फिर B की पीक आएगी। एंड देन C पहुंचा, तो C की पीक आएगी। तो ये पीक क्या है? ये एक्चुअल में ये सिग्नल्स हैं जो कि डिटेक्टर के पास आए और रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर लिए। तो जब भी आप कोई क्रोमेटोग्राम देखोगे आगे जाके कभी 4th ईयर में या अपनी मास्टर्स में, तो उसमें आपको ऐसी पीक्स दिखेंगी। ये पीक्स क्या शो करती हैं कि इस टाइम पे एक कंपाउंड एल्यूट हुआ, ये A की पीक, ये B की पीक और ये C की पीक। दिस इज कॉल्ड अ क्रोमेटोग्राफिक पीक। Now comes the term
गॉसियन कर्व। तो गॉसियन कर्व को हम एक इमेज से समझेंगे। क्रोमैटोग्राफिक पीक सबको समझ आई कि क्या होती है? यस मैम। दिस इज गॉसियन कर्व, जिसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हो। एंड इसकी शेप कैसी होती है? इट इज अ बेल शेप्ड कर्व, यानी कि बेल जैसी शेप का होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जिसको हम गॉसियन कर्व के नाम से जानते हैं। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉसियन कर्व एंड क्रोमैटोग्राफिक पीक, और वही हमें स्टडी करनी है। सो जब भी कॉलम से कोई भी सल्यूट मॉलिक्यूल, यानी कि जैसे ए कॉलम से एल्यूट होता है, यानी कि जब वो कॉलम से बाहर निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका एक ही टाइम पे पूरा का पूरा ए एल्यूट हो रहा है। ओके, जरूरी नहीं है कि ए के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पे कॉलम से बाहर निकलेंगे। होता क्या है, पहले मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे। When solute molecules when solute molecules are eluted from column, they are not eluted at a time, यानी कि एक ही टाइम पे पूरा का पूरा ए आपका कॉलम से बाहर नहीं निकलेगा। होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स फास्ट ट्रैवल करते हैं और वो सबसे पहले कॉलम से निकल जाते हैं। Some molecules travel faster and come out of column first, and they form the front portion of the peak. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सबसे सॉरी, गिव मी अ मिनट प्लीज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि कॉलम से सबसे पहले निकल रहे हैं, दे विल फॉर्म द फ्रंट पोर्शन ऑफ द पीक। पीक की शेप कैसी होती थी? ऐसी। तो ये जो फ्रंट पोर्शन है पीक का, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, it is formed due to those molecules which are getting eluted first. So they form the front portion of the peak. Now there are another molecules which travel at an average speed. सबसे पहला पॉइंट आपका ये था। Some molecules travel at an average speed and form the middle portion of the peak. अब इन मॉलिक्यूल्स की वजह से कैसी पीक का पोर्शन बनता है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। सो इट इज समवट लाइक दिस। ये जो मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पे, दिस इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द पीक एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू दोज मॉलिक्यूल्स विच ट्रैवल बाय एन एवरेज स्पीड।
नाउ देन लास्ट कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं? विच ट्रैवल एट द स्लोवेस्ट स्पीड. एंड इस तरह के मॉलिक्यूल्स सबसे लास्ट में कॉलम से निकलते हैं. एंड इसकी वजह से कैसी पीक बनती है? ये जो लास्ट पोर्शन है पीक का, दिस इज फॉर्म ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स विच ट्रैवल बाय द स्लोवेस्ट स्पीड. सो ये जो आपकी ओवरऑल क्रोमेटोग्राफिक पीक है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले वाले जो कि सबसे पहले कॉलम से निकले थे एंड दे ट्रैवल एट द फास्टेस्ट स्पीड, देन एवरेज वंस एंड देन द स्लोवेस्ट वंस. ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं एक क्रोमेटोग्राफिक पीक. एंड दिस इज हाउ अ क्रोमेटोग्राफिक पीक इज ऑब्टेन्ड. मैम, हाँ जी. स्पीड किस बेसिस पे है, साइज या कुछ और बेसिस पे? स्पीड का देखो ऐसा कोई क्लियर जस्टिफिकेशन तो नहीं है. ओके. एक बार मैं बता देती हूँ. जैसे ये आपका कॉलम है, ओके. ये आपका इतना बैंड आ रहा है, तो भले ही बैंड कितना भी छोटा हो, अगर आप उसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो जो मॉलिक्यूल्स आपके पहले प्रेजेंट हैं, यानी कि ये वाले, ये पहले जाएंगे, और जो मॉलिक्यूल्स बाद में प्रेजेंट हैं, यानी कि जो बैंड के पीछे वाले हिस्से में है, वो बाद में जाएंगे. एंड जो बीच वाले हैं वो एवरेज स्पीड में जाएंगे. सो दिस इज हाउ द स्पीड इज डिटरमाइंड. बाकी अगर वो इसमें एक दो एडिशनल फैक्टर्स होंगे तो मैं एक बार चेक कर लूंगी और आपको बता दूंगी. ओके मैम. So there are 2 types of peaks. The first one are narrow peaks and second one are broad peaks. Narrow peaks को आप sharp peak भी बोलते हो, okay? तो अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ a narrow peak or a sharp peak, somewhat like this, and the broad peak is somewhat like this, or it can be like this, okay? So आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल रहा होगा इस पीक में और इस पीक में. नाउ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें क्या पता चला है कि जो नैरो पीक्स और शार्प पीक्स होती हैं, दे शो गुड सेपरेशन. एंड जो ब्रॉड पीक्स होती हैं, दे शो पुअर सेपरेशन. नाउ देयर आर सम फैक्टर्स जो कि ब्रॉड पीक को, यानी कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रॉडनिंग ऑफ पीक. उन्हीं फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, थ्योरीज फॉर्मुलेट करी. Any peak which shows good or optimal separation is sharp as well as symmetrical. This is an important point.
कि कोई भी पीक जो कि अच्छा सेपरेशन या अच्छा रेजोल्यूशन दिखा रही होगी क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम का, वो शार्प और सिमेट्रिकल होगी, और अगर कोई पीक है जो कि पुअर सेपरेशन दिखा रही होगी, देन इट विल बी अ ब्रॉड पीक. So these are the two types of peaks. Mainly हम theories of chromatography क्यों study करते हैं? Broadening of peak को justify करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे factors study करने के लिए जो कि peak की broadening की वजह है, यानी कि उसके लिए responsible है. तो mainly दो तरह की theories होती हैं जो हमें अपने syllabus में study करनी है. First one is plate theory and the second one is rate theory. प्लेट थ्योरी पुरानी थ्योरी है, यानी कि ये पहले फॉर्मुलेट हुई. इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1941 एंड रेट थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड इन 1956. प्लेट थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था मार्टिन एंड सेंज, एंड रेट थ्योरी दी थी वैन डींटर ने. आज के टाइम में जो थ्योरी हम ज़्यादातर वो करते हैं, लाइक कंसीडर करते हैं, वो रेट थ्योरी है, बट पढ़नी हमें दोनों ही है, प्लेट थ्योरी और रेट थ्योरी भी. सो जो आपकी प्लेट थ्योरी है, इट इज एप्लीकेबल ऑन प्लेट एज वेल एज कॉलम. एंड जो आपकी रेट थ्योरी है, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कॉलम. प्लेट और कॉलम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है. ओके, जो ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टेशनरी फेस फिल करके अपना क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस सेपरेशन परफॉर्म करते हैं. प्लेट से मतलब होता है जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. इसमें क्या होता है, इतनी साइज की हम प्लेट्स ले लेते हैं, ये ग्लास प्लेट है, एंड इसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं अपने स्टेशनरी फेस की. तो इसमें कोई भी कॉलम प्रेजेंट नहीं होता. दिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ प्लेनर सरफेस, एंड ये 2D क्रोमेटोग्राफी के अंडर आती है. इसको हम बाद में अलग से पूरे की पूरी क्लास में स्टडी करेंगे. अभी जस्ट मैंने आपको प्लेट और कॉलम ही दो टर्म समझाने के लिए बताया. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेट थ्योरी. तो इट वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन एंड सेंज, एंड ये सबसे पहले डेवलप हुई थी. एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट येट कॉन्टिन्यूअस हॉरिजॉन्टल लेयर्स. बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको. आप भी इन पॉइंट्स को पढ़ते पढ़ते लिख लिया करो, बिकॉज ये आपको बाद में रिवीजन में थोड़ा सा हेल्प करेंगे. सो इस थ्योरी में क्या किया है, साइंटिस्ट ने कॉलम को डिवाइड कर दिया है अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स में, जो कि डिस्क्रीट है, यानी कि अलग अलग है पर कॉन्टिन्यूअस है. अलग अलग है पर एक के बाद एक है. इसका हम एक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. लाइक दिस. जैसे ये आपका कॉलम है, ओके. पूरा कॉलम इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया, इन्होंने जस्ट उसका एक
एक बीच वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लेट थ्योरी, कॉलम को डिवाइड कर दिया है अलग अलग सेक्शंस में, जैसे कि आपको ये डिवाइड हुआ हुआ दिख रहा होगा, एंड इन्हीं को नाम दे दिया, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन को इन्होंने नाम दे दिया थियोरेटिकल प्लेट। हर एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन एक थियोरेटिकल प्लेट है। जैसे कि इसमें कितनी थियोरेटिकल प्लेट्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7। So here in this column we have 7 theoretical plates. Now according to this theory, जो भी आप अपना सैंपल लोड कर रहे हो, जो भी आप अपना सल्यूट लोड कर रहे हो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सैंपल इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन अलग अलग थियोरेटिकल प्लेट्स में। इसको हम आगे देखेंगे। आई एम राइटिंग दिस पॉइंट हियर। एंड वन मोर थिंग जो इन्होंने इस थ्योरी में करी, पहले इन्होंने इसको डिवाइड किया थियोरेटिकल प्लेट्स में, अलग अलग थियोरेटिकल प्लेट्स में। देन इन्होंने ये कहा कि अगर इन प्लेट्स के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो एक सेक्शन आपका बन जाएगा स्टेशनरी फेज का और एक सेक्शन बन जाएगा मोबाइल फेज का, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो सपोज जैसे आपने 80 mg सैंपल यहाँ लोड करा अपना, आपके जो सैंपल की क्वांटिटी है वो 80 mg है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, this 80 mg will get equally distributed between the stationary phase and mobile phase. So 80 mg में से 40 mg जाएगा stationary phase में and 40 mg जाएगा mobile phase में। Now तो first theoretical plate में चला गया, अब उसको second वाले में जाना है, but as we know जो stationary phase है वो तो stationary है, it can't move। जो move कर सकता है वो यहाँ पे mobile phase है। So ये 40 mg जाएगा दूसरी प्लेट में, अगेन इट विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो 40 का 20 इधर चला गया, 20 mg, एंड देन जो इधर बचा वो था 20 mg। देन अगेन ये जाएगा दूसरी प्लेट में। नाउ दिस 20 mg विल गो डाउनवर्ड्स एंड अगेन 20 mg में से 10 mg स्टेशनरी फेज को चला जाएगा और बचा हुआ 10 mg बचा रहेगा मोबाइल फेज के साथ। ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने की नीड नहीं है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो आप यूट्यूब वीडियोस या गूगल पे सर्च करके आप अलग अलग डायग्राम से भी इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं। मेनली जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जो भी आप सल्यूट लोड करोगे वो धीरे धीरे करके एक थियोरेटिकल प्लेट से दूसरी थियोरेटिकल प्लेट पे जाते हुए ट्रैवल करता जाएगा नीचे नीचे, एंड धीरे धीरे जो ऊपर की प्लेट्स हैं वो खाली होती जाएंगी, नीचे की प्लेट्स फिल होती जाएंगी। एंड जब तक नीचे की प्लेट्स फिल नहीं होंगी तब तक कंपाउंड डिटेक्टर के पास नहीं जाएगा। सो जैसे ही नीचे की प्लेट्स फिल होंगी धीरे धीरे करके कंपाउंड आपका डिटेक्टर के पास जाता रहेगा। तो इन दी एंड अगर आपको एक एंड की रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो अगर हम एक एंड की रिप्रेजेंटेशन देखें, यानी कि ये पूरा प्रोसेस होने के बाद, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऊपर की प्लेट्स में कंपाउंड कम बचा है
और वो नीचे नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो पीक आएगी वो कुछ ऐसी होगी। बिकॉज ये बीच की प्लेट्स में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई दे फॉर्म द मिडिल पोर्शन ऑफ द पीक। एंड जो स्टार्टिंग और लास्ट की प्लेट में कंसंट्रेशन है वो कम है, दे फॉर्म द फ्रंट एंड द बैक पोर्शन ऑफ द पीक। सो इस पूरे प्रोसेस से जो क्या कंक्लूजन निकला वो ये था कि अगर आप थियोरेटिकल प्लेट्स का नंबर बढ़ा देते हो तो जो आपकी एफिशिएंसी है कॉलम की वो इंक्रीज हो जाती है। वाई? बिकॉज जैसे जैसे थियोरेटिकल प्लेट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है सल्यूट का वो और ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पीक आएगी वो अच्छी आएगी और कॉलम की एफिशिएंसी हमारी अच्छी होगी। वन मोर थिंग, जैसे ये हमने देखा कि यहाँ पे सेकेंड इमेज में थियोरेटिकल प्लेट्स में हमने कॉलम को डिवाइड कर दिया था। नाउ लेंथ ऑफ ईच थियोरेटिकल प्लेट्स इज कॉल्ड HETP. HETP stands for height equivalent to theoretical plate. हर थियोरेटिकल प्लेट की हाइट को हम कहते हैं HETP. तो इन सब कंक्लूजन के बेसिस पे एक इक्वेशन दी थी मार्टिन एंड सिम्स ने, which was this: HETP equals to L upon N. Here L is the length of column, N equals to number of theoretical plates, and HETP as already discussed, it is height equivalent to theoretical plate. तो हमें क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट ज़्यादा चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? HETP हमारा कम होना चाहिए। सो नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द HETP। एंड जितनी ज़्यादा कॉलम की लेंथ अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छा सेपरेशन होगा, बिकॉज उतनी ज़्यादा आपके पास थियोरेटिकल प्लेट्स बनेंगी। तो अगर आपको कॉलम की एफिशिएंसी अच्छी चाहिए तो आप दो चीज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थियोरेटिकल प्लेट्स का नंबर बढ़ा दो, एंड दूसरा आप उसकी लेंथ बढ़ा दो कॉलम की। सो इन दिस वे अगर आप ये दोनों चीज़ें करोगे तो आपके सल्यूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉलम के अंदर वो अच्छा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक अच्छी पीक आएगी। एंड इसमें जो आपको याद रखना है वो यही वाले जो लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे कि कॉलम की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है। HETP हमारा कम होना चाहिए, नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स और लेंथ ऑफ कॉलम ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई नो कि ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में पढ़ने में टिपिकल लगता है, बट आई विल सजेस्ट इसको आप खुद से एक बार क्लास के बाद जब भी आप फ्री होगे थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना, थोड़ी सी कोशिश करना पढ़ने की, या बुक से एक बार पढ़ लेना तो आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एनी डाउट्स? एंड वन मोर थिंग, ये जो है लाइक ये थियोरेटिकल प्लेट्स HETP ये सब कुछ इमेजिनरी है। ऐसा नहीं है कि कॉलम के अंदर सच में थियोरेटिकल प्लेट्स बनी होती हैं। आजकल सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि जब आप सॉफ्टवेयर में डालते हो अपनी सेटिंग्स तो वो आपको दिखा देता है कि आपकी कितनी थियोरेटिकल प्लेट्स बन रही है कॉलम में। मतलब ये तो काफ़ी बात की चीज़ है, जस्ट मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ये थियोरेटिकल प्लेट्स सच में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दीज आर इमेजिनरी, और ये बस हमने समझने के पर्पस से डिस्कस किया है इसको, जिससे कि हम समझ पाए कि हमारी अच्छी पीक आने के लिए क्या ज़रूरी है। दिस वॉज द मेन पर्पस।
Any doubts? So this was about plate theory. I'll suggest you all इसको एक बार जाके आप पढ़ो. आप इसको चटवाल से पढ़ सकते हो. रैमिंगटन में तो बहुत ज़्यादा ही दिया है, तो आई सजेस्ट कि इसको चटवाल से पढ़ो एंड ट्राई करना कि जितना हमने आज क्लास में डिस्कस किया है वही पोर्शन पढ़ना. कोई फालतू की इक्वेशन वगैरह दिखे उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आज हमने डिस्कस किया है प्लेट थ्योरी का उतना ही पोर्शन इम्पॉर्टेंट है. इससे ज़्यादा का कोई क्वेश्चन मुझे आज तक किसी भी पेपर में नहीं दिखा है. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको कुछ रिपीट करवाना है तो आप एक बार बोल सकते हो. ओके सो क्या हम आज की क्लास फाइंड अप कर दें? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेट थ्योरी. उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक बार प्लेट थ्योरी अच्छे से समझ आ जाए. उसके लिए आप घर पे रिवाइज करना इसको. डोंट ट्राई टू सॉल्व, अभी से कोशिश मत करना क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट इतना है कि कंसेप्ट समझने की एक बार कोशिश करना. सो लेट्स फाइंड अप द क्लास. होप यू विल हैव अ गुड डे एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा. You may leave the class now.